students, welcome a best academy RT Academy। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 12th के लिए आज हम नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, समय बिना गंवाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमें कवर करना होता है एक लेक्चर में। टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आपको बताया है हर बार कि भाई जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ओल्ड वाले लाइक एंड शेयर करते रहें। और हम ऐसे ही आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस की सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए चालू करते हैं आज का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए क्वेश्चन का हमारे पास अंबार लगा हुआ है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा चल रहा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सीवेज ट्रीटमेंट। इस चैप्टर के बारे में कुछ बात कहें आपको तो ये चैप्टर जो था हमारा, ये चैप्टर जो माइक्रोब्स हैं उन माइक्रोब्स के बारे में बताया गया कि उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो अगर कहीं पे माइक्रोब्स डिसीज कॉज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए जानते हैं आज हमारे लिए कैसे कैसे वो हेल्पफुल होंगे एंड किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस्ड। एंटीबायोटिक की कहानी बहुत है पुरानी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक रिसर्च में एक ऐसे केमिकल को डिस्कवर किया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और बड़ा कारगर हुआ। ये केमिकल इतना कारगर हुआ कि आप ये माने कि इस केमिकल ने बहुत सारे लोगों की जान को बचाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। क्योंकि बैक्टीरिया, आपके पास आपने कभी देखा होगा जब कभी भी आपको छोटी मोटी इंजरी हुई हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब आपको क्रीम लगाता है उस क्रीम में एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये ऐसा क्रीम होता है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जाए। आपको बता दूं, क्रीम कभी भी घाव नहीं भरती है। आपको जो घाव भरता है वो घाव भरता है उस क्रीम में मौजूद एंटीबायोटिक से, कि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन नहीं होने देता। हमारी बॉडी में एबिलिटी है कि छोटी मोटी इंजरी को वो खुद कवर कर लेगा। आप देखते होंगे छोटी मोटी चोट लगने पे स्किन अपने आप रिकवर कर जाता है, लेकिन जब बड़े घाव हो जाते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। ऐसी कंडीशन पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया जो निकाला गया था पेनिसिलियम नोटाटम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ज्यादा डिस्क्राइब करने लग जाऊंगा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं देना है, क्वेश्चन पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन की वैरायटीज देखना है, उसके आंसर आपके सामने दिए गए, ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। तो the scientific name of organism mold from which first antibody was produced is Penicillium notatum। इस फंजाई का नाम था। Which of the following is the Baker's yeast? कि बहुत ही क्वेश्चन दिया गया है बेकर्स ईस्ट पे, कई बार धड़ाके से दिया गया 2011, 2009, 2012, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा कौन सा which of the following bakers used in fermentation? Saccharum barberi, Saccharomyces cerevisiae and Sonavica। तो Saccharomyces cerevisiae बेकर्स ईस्ट, यानी जो बेकरी में आप केक खाते हैं वो केक में जो स्पॉन्जीनेस आता है वो हमारा बेकर्स ईस्ट होता है, जिसका नाम है Saccharomyces cerevisiae। Write the scientific name of the microbe used of fermented malted cereals and fruit juices। तो Saccharomyces cerevisiae फिर यहीं पर आ गया, यानी Saccharomyces cerevisiae को बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रीवर यानी जो भी हमारी ड्रिंक्स बनती हैं, जो भी फर्मेंटेशन में जो अल्कोहलिक चीजें बनती हैं वो हमारे ब्रीवर्स ईस्ट होते हैं। तो दोनों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकर्स और ब्रीवर्स ईस्ट पे। Mention the information that the health workers derive by measuring BOD of a water body। देखिए BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी अगर किसी वाटर में BOD ज्यादा है इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। BOD is a parameter of description of the water pollution। वाटर पोल्यूटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको जानने के लिए हम BOD का यूज करते हैं। तो हायर द BOD ऑफ वाटर बॉडी मोर इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, केवल आपको इतना देगा क्या चीज पोल्यूटिंग पोटेंशियल को जनरेट करता है, तो वो है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाई इज द सीवेज वाटर ट्रीटेड अंटिल द BOD इज रिड्यूस्ड? गिव अ रीजन। कह रहा है कि सीवेज वाटर को क्यों तब तक ट्रीट करते हैं जब तक उसका BOD ना कम हो जाए। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि सीवेज वाटर में काफी अच्छे क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है, और ऑर्गेनिक कंटेंट अगर पाया जाएगा तो सिंपल सी बात है उसका BOD भी ज्यादा होगा। सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड। जब तक BOD उसका कम नहीं कर दिया जाएगा तब तक उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक उसको किसी नदी नाले में मिक्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिल्क स्टार्ट टू कोगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपसे पूछेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में व्हाट इज लैब,
तो याद रखिएगा लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो इज आर टू वार्म मिल्क एज अ स्टार्टर, मेंशन एनी टू बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स लैब के क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बेनिफिट्स क्या है लैब के। तो लैब के बेनिफिट्स की बात करें तो लैब का बेनिफिट क्या है, पहली बेनिफिट तो ये है कि दे इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी। विटामिन B12 बहुत ही बढ़िया होता है विटामिन B12, ये विटामिन B12 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। यानी आप जो दही खाते हैं वो क्यों कहा जाता है हेल्दी है, रीजन क्या है कि दही हेल्दी इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर मौजूद लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन B12 बढ़ा देते हैं और आपकी बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैब आल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये चेक करता है आपके जो स्टमक में डिजीज कॉजिंग वाले अगर बैक्टीरिया है तो उनको निपटाता भी नहीं। तो इस तरीके से दही हमारे लिए हेल्दी होती है, क्यों हेल्दी होती है, वहाँ पर लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ओके, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी तरफ से इसको स्टार दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, BOD of two samples of water A and B were 120 milligram per liter and 4 milligram per liter। क्या सिंपल से देखो आपको BOD किसमें ज्यादा लग रहा है, A में ज्यादा लग रहा है, B में ज्यादा लग रहा है, तो आप सिंपल से कहेंगे सर B में ज्यादा है, यानी जो वाटर सैंपल B वाला है ये हमारे लिए ज्यादा पोल्यूटेड है। ये क्वेश्चन का आंसर है, सैंपल B is more polluted as higher the BOD, more is polluting potential, काफी polluting potential होता है। Given below are a few impurities in urban wastewater, select two colloidal impurities, ammonia, fecal matter, silt है, बैक्टीरिया है, कैल्शियम। चलिए आंसर देखते हैं क्या कहता है आंसर हमारा। तो अगर हम आंसर पे चलेंगे, अगर हम आंसर पे चलते हैं, अगर हम आंसर पे चलेंगे देखिए आंसर क्या है। Fecal matter and silt are the colloidal impurities in urban wastewater. Fecal matter and silt, fecal matter यानी जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो fecal matter अगर है और silt है तो सिंपल सी बात है ये colloidal impurities है, यानी आपको डिसमिसिबल होगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे चले। Name 2 groups of organisms which constitute flux। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग इसको फ्लक्स कर लीजिएगा, FLOCKS, फ्लक्स। तो व्हाट इज फ्लक्स पे क्वेश्चन आया है। तो फ्लक्स जो होता है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी क्वेश्चन हुआ है, इसको स्टार दोनों में बहुत पूछा गया है। फ्लक्स क्या होता है, होता क्या है फ्लक्स की, जब फंगल हाइफी एंड बैक्टीरिया साथ में ग्रोथ करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में तो एक कचड़े जैसा बनाते हैं। ये जो कचड़े जैसा पार्ट होता है ना इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। ओके, these bacteria masses associated with fungal filaments called flux consume the major part of organic matter present in effluent। effluent मतलब जो भी अनट्रीटेड वाटर है, किसी भी टैब्लेट से निकल रहा है वाटर, उसको हम इफ्लुएंट्स बोलते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से वाटर निकला उसे हम इफ्लुएंट्स बोलते हैं। क्लियर। Why is starter added to the set the milk into curd। अब देखिए स्टार्टर पे आएगा तो फिर से आपने लैब का नाम आ जाना है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। लैब करता क्या है, जो मिल्क की केसिन प्रोटीन होती है उस केसिन प्रोटीन को कर्ड में कन्वर्ट करता है, यानी कर्ड का एक केमिकल नाम भी है कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो सारा प्रोसेस से मैच करेगा, इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। नेम द बैक्टीरिया, नेम द बैक्टीरिया responsible for the large whole seed in the Swiss cheese। देखिए स्विस चीज पे एंड रॉकी फोर्टी चीज पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दोज होल, देखिए स्विस चीज जो होता है ये बैक्टीरियम से निकल आता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, शर्मा गए थे सरमानी है, तो ये याद रख लीजिए। जो हमारा स्विस चीज होता है उसमें जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, पर इंडिया में नहीं होते हैं, जैसे ऐसे देखिए कार्टून्स पे आप देखते हैं वैसे चीज होते हैं, बड़े बड़े होल्स होते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं बन रहा है हमारे किसके कारण, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के कारण। याद रखिएगा इसका एग्जांपल। नेक्स्ट, नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज हाउ डज द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, देखिए ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, एज लगा है तो ये एंजाइम हो गया, एज लगा है तो ये एंजाइम है। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज कह रहा है इसका सोर्स क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन सी बात है, नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मेडिकल साइंस। में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार लगा देता हूं सभी। Streptokinase enzyme is produced by the bacterium Streptococcus। Streptococcus बैक्टीरिया से निकाला गया एक एंजाइम है। ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करता है। कभी कभी लोगों के ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं, या तो जैसे हार्ट के पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है ना, तो डिसीज हो जाती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो जो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ग्रसित है, यानी उनके ब्लड वेसल्स में क्लॉट जम जाते हैं छोटे मोटे, उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया है हमारा
बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से रिलीज किया जाता है। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फिर से कर्ड वाला क्वेश्चन आ गया इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना है, आगे चलना है हमें। ये कर्ड कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन इज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, नेम द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी स्टार दूंगा इसको, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में पूछेगा तो नेम द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, हाउ डज दिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल फंक्शन इन आवर बॉडी। तो देखिए जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ये एक फंगाई से निकाला जाता है और उस फंगाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोस्पोरिन ए। ये सब एक तरीके से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले गए केमिकल्स जो ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला गया है केमिकल साइक्लोस्पोरिन ए। इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी कि इम्यून सिस्टम को रोकने का। तो कभी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो उन पेशेंट में दूसरे का ऑर्गन हमारी बॉडी रिसीव नहीं करती, कहती नहीं ये दूसरे का ऑर्गन मैं रिसीव नहीं करूँगा, तो इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम ये इम्यूनोसप्रेशन इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला आता है नेम द सोर्स ऑफ स्टैटिन एंड स्टेट एक्शन। अब देखिए स्टैटिन में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तीन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ चुके आप। एक आपने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल लिया अभी क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो क्या कर रहा था, जो ब्लड क्लॉट रिमूव कर रहा था। दूसरा आपने लिया क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, जो यूज कर रहे हैं किस लिए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तीसरा देखिए आ गया स्टैटिन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं स्टैटिन क्या होता है। तो स्टैटिन क्या है, देखिए स्टैटिन क्या है। स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट मोनास्कस परपुरियस। मोनास्कस परपुरियस से निकाला गया एक केमिकल, एक फंजाई है। इट इज यूज्ड टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इसका यूज करके हम उसके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को कम करते हैं, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए दूसरा क्वेश्चन से, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन ए फिर से क्वेश्चन आ गया, जो किसके यूज किया जा रहा था, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में। तीन चीजें आपने पढ़ ली, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड स्टैटिन। ओके, तो ये हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाई आर सम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। देखिए क्वेश्चन है गया, कह रहा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर यूजफुल इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल आर स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन एंड स्टैटिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको क्या कर रहा था, स्ट्रेप्टोकाइनेज मायोकार्डियल इन्फेक्शन में काम कर रहा था, जो ब्लॉकेज को खत्म कर रहा था। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट था एंड स्टैटिन क्या था हमारा, स्टैटिन ने क्या किया, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा। हाउ डज एडिशनल ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, देखिए कर्ड और मिल्क की जब बात आ जाती है तो सीधे सीधे आपका चला गया क्या, लैब। सीधे आंसर आपको लैब देखिए आप मिल जाना है। आप सीधे इसको पढ़ लीजिएगा लैब में जाकर के, देखिए लैब आ गया हमारे पास, सीधे लैब की बात आ जाए कि दूध दही की बात कर रहा है, आप लैब पे चले, लैब पे काम कर लीजिए। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी फ्लूइड्स, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार देने जा रहा हूँ। नया क्वेश्चन है, अभी तक इसको पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं मिली। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं स्टार मार्क किया इसको। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंस, हाउ डज द सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस इन पीओडी। देखिए होता क्या, पहले मैं आपको चर्चा दे दूं। देखिए जो ट्रीटमेंट की बात होती है, ये इसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ये है घरों से निकला हुआ जो सीवेज का वाटर होता है, ये गंगा में मिक्स किया जाता है, किसी भी रिवर में मिक्स किया जाता है। अब जब रिवर में मिक्स किया जाएगा तो रिवर हमारी पॉल्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सीवेज वाटर उसका बीओडी बहुत ज़्यादा होता है। तो बीओडी कम करने के लिए हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है, और ट्रीटमेंट के लिए बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये प्लांट आपके दो तरीके से काम करता है। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल इसको फिल्टर किया जाएगा, यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो हट जाए, और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हटा लीजिए, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में खत्म होता है। तो यहाँ पर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं,
अब यहीं पर माइक्रोब्स का यूज करेंगे तो यहीं पे फ्लक्स बनता है, और ये जो फ्लक्स बनेगा, देखिए कई चीजें आ रही है, सेकेंडरी में फ्लक्स बनता है, यहीं पर माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं और इसी जगह बीओडी हमारा कम होता है, तब जाकर के इस वाटर को, इस इफ्लुएंस को हम किसी भी रिवर में डाल देते हैं, क्योंकि अब इसका बीओडी कम हो चुका है, अब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो मैंने चीज बताई आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे जुड़े कई क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहे ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंस, ओके, प्राइमरी इफ्लुएंस आया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, हाउ डज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बीओडी ओकर, कैसे बीओडी गिर जाता है। तो कह रहे ड्यूरिंग द सेकेंडरी, पूरा पढ़ डालिएगा, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है फ्लक्स बनता है, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, ये फ्लक्स बनाते हैं, FLOCS है फ्लक्स, इसको भी FLOCS कर दीजिएगा, बाय मिस्टेक जल्दी हो गया, ओके, इसको FLOCS फ्लक्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंटेंट को खाना चालू करता है, क्योंकि भाई उसका खाना है, उसको खाता है, अपनी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है। तो जब ग्रोथ बढ़ाता है अपनी बॉडी की, तो फ्लक्स तैयार होता है, फंगल और बैक्टीरियल दोनों से जुड़कर फ्लक्स बनाते हैं। और सिंपल सी बात है, जब बैक्टीरिया खाता है ऑर्गेनिक कंटेंट को, तो उस वाटर से ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाता है, और जब कम हो गया ऑर्गेनिक कंटेंट, तो सिंपल सी बात है बीओडी भी लेस हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन टेबल गिवन बिलो, ओके भाई, ठीक है। कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए है, प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, मेडिकल ऑइलमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है। चलिए देखिए, ए पे नाम नहीं दे रहा है, सीधे स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दिया प्रोडक्ट, और पता है आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर को रिमूव करता है। तो क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, स्ट्रेप्टोकाइनेस किस पे था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये देखिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर डी पे जाएंगे तो बीमारी कौन सी थी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ओके भाई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला गया साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, सी क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। कब करते हैं यूज का, ट्रांसप्लांट सर्जरी, जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ओके। नेम द ब्लैंक स्पेस ABCD इन द टेबल गिवन बिलो। चलो देखते हैं क्या बता रहा है टेबल में। टेबल दिया, देखिए फिर से वही, फंगस हो गया पेनिसिलिन, तो यहाँ पर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटा, ये देखिए इसका आंसर पेनिसिलियम नोटेटा। बैक्टीरिया में एसिटोबैक्टर एसिडी, तो ये बनाता है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखो एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड बनाता है, अब किस फंगस से लिया गया है, तो फंगस का हो गया नेम, तो यहाँ पर आ गया सी है हमारा फंगस, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस। अब कह रहे हैं ईस्ट है, ईस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा, सिंपल सी बात है, आप रिवर्स हमारे याद आते हैं सैकेरोमाइसिस सीरियस। ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, तो ये सेम क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे, मैंने सब एक ही ग्रुप पे रखा हुआ है, टेबल वाले क्वेश्चन सारे, ओके। पॉज करके आराम से इसको देखिए, मैं यहाँ पर रुक जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन देखिए टेबल वाले दिए गए हैं, आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कई बार रिपीट मारे गए हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स, लाइपेज किससे निकाला गया, लैक्टिक एसिड किससे निकाला गया। चलिए बात करते हैं, करिए the use of following products formed by microbes are lipase is used detergent preparation। आप देखते होंगे तेल के धब्बे हैं, ये सब के धब्बे होते हैं, तो जो हमारा लॉन्ड्री, आप सुने होंगे लॉन्ड्री नाम की चीज, तो जो लॉन्ड्रीज हमारी होती है, लॉन्ड्री में अगर ऑयल के स्पॉट्स रिमूव कर दिए जाते हैं, तो वहां पर हमारे क्या है, हमारे एंजाइम्स मौजूद है। लाइपेज एक एंजाइम है, डिटर्जेंट प्रिपरेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े से अगर तेल के धब्बे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क, ये तो पता ही है आपको। स्ट्रेप्टोकाइनेस अभी पढ़ा था आपने, ट्रांसबस्टर को रिमूव करता है। पेक्टिनेस, देखिए पेक्टिनेस क्या होता है, यूज्ड टू क्लियर फ्रूट जूसेस,
जो फ्रूट जूस होता है उसको थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए बैक्टीरिया का काम करता है, जो भी उसमें फाइबर चीजें होती है उसको रिमूव करता है बैक्टीरिया, जो लंबे समय तक फ्रूट जूस हमारे रखे रहते हैं। हाउ द फंगस, क्वेश्चन बोलने की जरूरत ही नहीं है, अभी हम लोग पढ़ के आए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या निकला था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरम निकला था, ये याद आया? तो एक तो वही क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फिर से टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, बहुत तेजी से बढ़ते चल रहे हैं हम लोगों ने, क्वेश्चन काफी निपटा डाले हैं, सारी चीजें वही रिपीट मारेंगे इसमें। अगला आ जाइए, नेम द टू डिफरेंट कैटेगरीज माइक्रोब्स, चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं नेम द टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली ऑकरिंग इन सीवेज वाटर, ओके, एक्सप्लेन देयर रोल इन क्लीनिंग सीवेज वाटर इनटू यूजेबल वाटर। अभी आपने एक चीज देखी, आपने एक चीज देखी थी कि जब सीवेज वाटर को हमने यूज किया था तो सीवेज वाटर में एक चीज बनी थी फ्लक्स, और फ्लक्स क्या था, फंगल हाइफी एंड बैक्टीरियल एसोसिएशन, तो सीधे वही आंसर ही है ये, देखिए मिल जाएगा, ये देखिए फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया, देखिए कीटन पे रख रहा हूँ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दो ग्रुप हो गए बैक्टीरिया के, यूज क्या कर रहे थे, ये बीओडी कम करने का काम करते हैं, अगर बीओडी कम हो जाती है तो कम किससे हो रही है, हमारे इस बैक्टीरिया एंड फंजाई से। तो देखिए कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, आंसर आपके सामने, सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन मैं समझाता चल रहा हूँ, आंसर आपके सामने है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है आपको। Can I explain the different steps involved in sewage treatment before it can be released into nature? तो सीवेज ट्रीटमेंट का जो स्टेप है मैंने बताया, सबसे पहले तो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट है जहां पर हम रिमूव करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, किसी की हड्डी बह के चली आ रही है, उसमें कोई जानवर बहता चला आ रहा है, तो उस वाटर से इनको रिमूव करना। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, और इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो हमारी चीज होगी वो होगी माइक्रोब्स के थ्रू, और माइक्रोब्स दो ग्रुप है, अभी ऊपर पढ़ के आए क्वेश्चन, एक हमारा बैक्टीरिया है, दूसरा हमारा फंजाई, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। चलिए आ जाते हैं आपके लिए आंसर पे। आंसर आ गया, आंसर आ गया, चलिए आंसर की चर्चा करते हैं। हाँ देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट आपके सामने दिया गया है, it is a physical process to removal of small and large particles through filtration. The first step to remove the floating object like polythene bags. Sewage is then passed into the grit chamber where grit is sedimented. Sewage is then allowed to pass into the settling tank, जहाँ पर जैसे कि कभी आप देखा होगा कि आपके कभी बचपन की बात है कि पानी में बालू आ रही है तो आप बाल्टी रख दिया, तो जो भी हमारा बालू है हैवी है जो वो नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही जो सीवेज वाटर होता है उसको भी हम एक जगह पे स्थिर करके रख देते हैं, उसको हम सेटलिंग टैंक बोलते हैं। उस सेटलिंग टैंक में पानी तब रुका रहेगा और धीरे धीरे ऊपर से पानी को मूव करता है जिससे कि हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाए पानी के। ओके, सीवेज इज देन अलाउड टू पास इनटू सेटलिंग टैंक, देन इफ्लुएंट्स इज देन टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट्स को फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। जाओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब आप पहुंचेंगे तो क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है which bacteria naturally occurring in sewage. Effluents obtained from the primary treatment is passed into large aeration tank. Aeration tank का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर ऑक्सीजन भेजी जाएगी, ऑक्सीजन भेजी जाएगी एरिएशन टैंक पे। Here it is constantly agitated air is pumped, एयर भेजा, क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को एयर मिलेगी तो वो ग्रोथ करेंगे, और जितना वो ग्रोथ करेंगे वो वाटर से उतना ऑर्गेनिक कंटेंट रिमूव करेंगे, जितना ग्रोथ करेंगे उतना ऑर्गेनिक कंटेंट रिमूव करेंगे। Effluents is passed into settling tank where the flux are allowed to settle forming activated sludge. फिर इसको सेटल टैंक में जो फ्लक्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई ने जो खाया पिया अपनी बॉडी बनाई, अब वो नीचे बैठ जाएगा। अब उस स्लज को बाहर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि वही स्लज हमारा फ्लक्स है।
जब दूसरा हम एरेशन टैंक में भेजेंगे तो वही सेल्फ उठा के फिर से डाल देंगे, हमें बैक्टीरिया लाना नहीं पड़ेगा। A small amount of activated sludge is pumped back into aeration, को भेज दिया जाएगा। The remaining major part of the activated sludge is pumped into anaerobic sludge digester, where the anaerobic bacteria digest the organic matter and produce methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. Effluents is then allowed to pass into water body. फिर आप इनको आसानी से वाटर बॉडी में डाल दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं। फिर से आपको वही क्वेश्चन मिलेगा टेबल वाला, तो हम समय नहीं गवाएंगे, सारा क्वेश्चन वही है। ABCD फिल करना है। देखिए मेंशन द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूस्ड। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या निकलेगा, लैक्टोबैसिलस से, सैकेरोमाइसिस, सेरेबेसिस से। तो ये भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम आगे अपना कदम उठाते हैं। अभी तक हम लोग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की कैटेगरी को पहुंच चुके हैं, पढ़ चुके हैं, 40 से ऊपर जा चुके हैं हम लोग। बहुत फास्ट आप मेरे साथ बने हुए हैं। हाउ डज एक्टिवेटेड स्लज गेट प्रोड्यूस्ड? देखिए फिर से क्वेश्चन घुमाया, कैसे एक्टिवेटेड स्लज बनाया जाता है, अभी मैंने आपको समझाया, थ्योरी आपके सामने है। एक्सप्लेन हाउ दिस स्लज इज यूज्ड टू बायोगैस प्रोडक्ट। कैसे स्लज को बायोगैस प्रोडक्शन डालेंगे, तो भैया इस स्लज को उठा करके एनारोबिक टैंक में डाल देना है। एनारोबिक टैंक में डाल देंगे तो होगा क्या, वहां पर मीथेन गैस निकलेगी, उस मीथेन गैस से हम बायोगैस बना सकते हैं। देखिए आंसर आप फिर भी चार्ट देख लो, मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। बायोगैस फॉर्मेशन एक्टिवेटेड स्लज, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज is pumped into the aeration tank to serve as inoculum. It grows into flux and consumes organic matter to reduce BOD. The remaining major part of sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester. Here, anaerobic bacteria digest the organic material of the sludge. During this digestion, the bacteria produces a mixture of gases like CO2, methane, hydrogen sulfide, which form biogas. Next question. How are flux produced in the secondary? देखिए फ्लक्स आ गया तो फिर से मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, आप समझदार हैं। फ्लक्स अगर आ चुका है इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो फ्लक्स पे बहुत ही क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो अपना गेस पेपर तैयार कर लीजिए, गेस आइडिया लगा लीजिए कि हमें फ्लक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट होकर क्या आ रहा है, एक्सपेंड बीओडी। क्या बीओडी को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, मैंने बताया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। At a particular segment of a river near a sugar factory, the BOD is much higher than the normal level. What is the indicative of? तो देखिए ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो शुगर फैक्ट्री उसका BOD ज्यादा होगा, क्योंकि उस फैक्ट्री से निकला हुआ इफ्लुएंट्स में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। ओके, What will happen to the living organism in this part of the river? क्या होगा अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस रिवर पे डिपेंडेंट है, सिंपल सी बात है, उसके बॉडी में पोल्यूटेड वाटर पहुंचेगा, नुकसान करेगा, बहुत सारी डायरिया जैसी बीमारियां आ जाएंगी। Under what conditions will the BOD be lowered in the river? क्या करे कि BOD लोअर हो जाए? How will it affect the aquatic life? तो देखिए aquatic life में थर्ड पार्ट यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड पार्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ। थर्ड पार्ट पे लेके आऊंगा तो BOD of water body decreases when the amount of organic matter decreases. जब वाटर बॉडी का BOD गिर जाएगा तो उसका ऑर्गेनिक मैटर भी डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है BOD बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, BOD कम है तो ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाएगा। Thus, microbes do not need oxygen for its decomposition. Due to the decreases BOD, aquatic life will start flourishing. डिक्रीज BOD होगा तो फिर लाइफ स्पैन चलता रहेगा ऑर्गेनिज्म। चलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। Explain the process of sewage treatment before it can be discharged into natural water bodies. Why is this treatment essential? चलिए देखिए अगर बात आती है कि जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, उस नेचुरल वाटर बॉडीज पे पानी को डिस्चार्ज करने के पहले क्या करना पड़ता था मेरे भाई? अभी हम लोग ने प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स को पढ़ा, पूरे का पूरा वही क्वेश्चन है। आप देख लीजिए एक बार आंसर को, मैं 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाता हूँ, आप आसानी से देख लीजिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट से लेकर के पहली हेडिंग आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है एंड सेकेंड हेडिंग आपकी बनेगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आ गई आराम से इसको देख करके पॉज कर लीजिए, क्योंकि पूरा बेहतरीन आंसर आपके सामने आ रखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन मैंने भी आपको दे दिया, मैं और साइड में जाता हूँ, इसलिए मैं आपको पॉज मार देना। क्लियर?
तो ये बेहतरीन सा जो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन विद आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी आएगा क्वेश्चन, इसी से आपने कवर कर लेना है। नंबर 6 पे चलते हैं, क्या 36 पे देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। 36 पे जब पहुंचा तो क्वेश्चन देता है नेम द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली अपने, देखिए फिर से आ गया सीवेज मेकिंग इट लेस, या सीधे बैक्टीरिया आ जाएगा और फंजाई आ जाएगा और कोई दूसरा आंसर नहीं है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट का आंसर अभी आप सॉल्व करके आए हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। पूरा भाई वही से उठा के क्वेश्चन कॉपी कर दिया गया यहाँ पर। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है। तो ये तो है हमारे एक तरीके से माइक्रोब जो हमारे लाइफ में इन्वॉल्व हुए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में जाना। अब हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। अब माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे जो माइक्रोब्स बायोगैस में यूज किया गया बनाने में, बायो कंट्रोल एजेंट में यानी कि इंसेक्टिसाइड एज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया गया है, बायो फर्टिलाइजर यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर कौन कौन से माइक्रोब्स आते हैं, चलिए सबसे पहले उठाते हैं हम। और क्वेश्चन आता है नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन दैट द जीनस ग्लोमस एग्जिबिट्स विद हायर प्लांट्स। देखिए यहाँ पर एक टर्म मैं देता हूँ आपको कि द जीनस ग्लोमस एग्जिबिट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हायर प्लांट्स को, ये जो हमारा जीनस ग्लोमस के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तरीके से फंजाई के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उसको मिनरल्स देते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं, इसके बदले प्लांट इनको फूड देता है, रहने के लिए बढ़िया शेल्टर देता है, रूट्स में रह रहे हैं। तो एक तरीके का ये एक एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जब दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हैं। आप हमसे देख करके वीडियो आप सीख रहे हैं और आपके व्यू से, आपके सब्सक्रिप्शन से हम खुश हैं, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाता है। स्टेट वन रीजन फॉर एडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी टू द एग्रीकल्चरल सॉइल। देखिए कह रहा है कि अगर क्या रीजन है कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी को मिक्स करते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल में। तो आपको बता दूं ब्लू ग्रीन एल्गी खास एल्गी होती है जिनके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, और नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मौजूद जो पावर है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को दे देता है नाइट्रोजन, ये लीजिए ले जाइए नाइट्रोजन। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को मिक्स किया जाता है एग्रीकल्चरल सॉइल में। मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ एडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी टू पैडी फील्ड। पैडी फील्ड होता है एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए आंसर क्या है, blue green algae are added to the agricultural soil because they added organic matter to the soil and also increase the fertility। तो organic matter तो बढ़ाता है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। Mention the role of cyanobacteria as biofertilizer। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो क्वेश्चन वही जाएगा, साइनोबैक्टीरिया का मतलब है बीजी, बीजी एल्गी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, तो क्वेश्चन का आंसर वही जाएगा। देख लीजिए role of cyanobacteria biofertilizer fix atmospheric nitrogen and increases the organic matter of soil। सही कोई क्वेश्चन आ गया। चलिए name any one symbiotic which serve as biofertilizer। तो राइजोबियम होता है, राइजोबियम ने काफी नाम कमाया है दुनिया में। क्वेश्चन आपसे कहना है कि नेम एनी वन सिम्बायोट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस को शो करता हो। तो हमारे आपके पास जो हम लोग दाल खाते हैं, जो पल्सेस खाते हैं हम लोग, उन पल्सेस वाले जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की रूट में नोड्स पाए जाते हैं, ऐसे नोड्स, ढेर सारे नोड्स, और इस नोड्स में पाया जाता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। पूरा नाम इसका राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, क्योंकि ये फैमिली लेग्यूम्स होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नोड्स होते हैं, और इस नोड्स में हमारे पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया करता क्या है, एटमॉस्फेयर से आने वाली जो एयर होती है उस एयर में मौजूद
नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और ये नाइट्रोजन नोड्स में के थ्रू प्लांट को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक दैट। ये नाइट्रोजन जब इस प्लांट में पहुंचता है तो प्लांट में प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है, इसीलिए फैट पल्सेस में रिच क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। प्लांट इसके बदले इस राइजोबियम को रहने के लिए फ्लैट दिया हुआ है, यानी इसके रूट्स उसकी फ्लैट के जैसे हैं, खाना पीना इनको मिलता रहता है। तो दोनों के बीच एक सिम्बायोसिस का रिलेशन है, सिम्बायोन है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में करके प्लांट को दे रहा है, प्लांट इसके बदले उसे रहने के लिए घर खाना देता है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा राइजोबियम। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब ये तो फ्री लिविंग तो है नहीं, तो सिम्बायोसिस हो कह रहा है। अब कह रहा है कि एक नाम दीजिए बैक्टीरिया का जो फ्री लिविंग, मतलब फ्री पाया जाता है सॉइल में, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल, जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करे। तो इसके लिए आपके पास है स्पाइरुलिना। ओके, दैट इज नाइट। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? एंजियोस्पाइरुलम। एंजियोस्पाइरुलम। ओके, ये इसका आंसर हो जाता है। अगले पेज चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो कह रहे हैं हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन पैडी फील्ड्स। तो साइनोबैक्टीरिया फिर से क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट को फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, ये इनके काम होगा। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एंड द सबस्ट्रेट द एक्ट प्रोडक्ट बायोगैस। तो देखिए बायोगैस के जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया का नाम है मेथनोजेंस। मेथनोजेंस एक बैक्टीरिया है, ग्रुप का ऑर्गेनिज्म ग्रुप है जो मीथेन को रिलीज करता है। और ये करता क्या है? सेलुलोजिक मैटर या काउ डंग से प्रोड्यूस करता है बायोगैस को। बायोगैस आज भी जो भी विलेज एरिया है वहाँ पर काउ डंग से एंड जो भी चारा पारा है, फोडर वोडर है, स्ट्रॉ से सब मिक्स कर दिया जाता है, टैंक बनाया था। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बायोगैस जनरेशन पे, टैंक पे क्वेश्चन। तो जब उसको मिक्स कर देते हैं तो वो क्या करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं मेथनोजेंस, ये रिलीज करते हैं गैसेस। जैसे कि अभी आपने देखा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कि जब हम बायोगैस जनरेट कर रहे थे फ्लक्स से, तो वैसे ही काम करते हैं ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमको क्या, हाउ डू माइकोराइजा ने भी काफी नाम कमाया है। कह रहे हाउ डू माइकोराइजा एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। कैसे माइकोराइजा एक बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में एक्ट करता है। नेम अ जीनस ऑफ फंजाई दैट फॉर्म्स अ माइकोराइजा एसोसिएशन। तो उसको मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। देखिए जो फंजाई बिलोंग करती है उस फंजाई का जीनस है ग्लोमस। अभी पहले ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ग्लोमस नाम का जो ये ग्रुप है, जीनस है फंजाई का, उसकी फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाती है। बड़े बड़े प्लांट्स के रूट्स को ये वाटर देगा, मिनरल्स देगा और प्लांट इसके बदले उसे न्यूट्रिएंट देते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है जो कि एक फंगल फंजाई और बड़े प्लांट्स के बीच में होता है, इस एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजल एसोसिएशन। ये टर्म थोड़ा सा एडवांस है, माइकोराइजल एसोसिएशन। और जो हमारा जीनस है वो जीनस है ग्लोमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज मेथनॉल गैस हेल्प टू प्रोड्यूसिंग बायोगैस। तो क्वेश्चन फिर से आ गया। मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। व्हाई इज राइजोबियम कैटेगराइज्ड एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम के बारे में अभी हम पढ़ करके आए हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाए जाते हैं। ठीक है, हाउ डू प्लांट बेनिफिट फ्रॉम हैविंग माइकोराइजल एसोसिएशन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। माइकोराइजल क्या करता है, एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। द फंगल सिम्बायोट इन माइकोराइजल एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस। सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और पासेस इट टू द प्लांट, प्लांट को दे देगा। सेकंड, इट आल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजन। जड़ों से होने वाली बीमारी को भी ये क्या करते हैं, बचाते हैं। ये 2 पॉइंट नए हैं, ये याद कर लीजिएगा। एक तो वाटर रूट बोर्न डिसीजेस जो है उससे बचाएगा प्लांट को, दूसरा प्लांट को सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देता रहता है। मेथनोजेंस पे आप क्वेश्चन है, हाँ बक्लो वायरस पे क्वेश्चन पूछा है। बक्लो वायरस पे आपको लेके चलता हूँ,
इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में लास्ट ईयर भी पूछा गया था बफेलो वायरस के बारे में। आ जाइए भाई, बफेलो वायरस कहाँ है? बफेलो वायरस, आ गए बफेलो वायरस। क्वेश्चन कहता है हाउ आर द बफेलो वायरस एंड बैसिलस thuringiensis यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट, व्हाई आर दे प्रेफर्ड ओवर रेडली अवेलेबल केमिकल पेस्टिसाइड्स? तो बैसिलस thuringiensis एज बायोकंट्रोल एजेंट की बात करता है। तो देखिए बड़ा लंबा दिया गया, इसमें है क्या? एक जमाने में हमारे इंडिया में कॉटन तो बहुत ही फेमस था, खादी। उस पे एक इंसेक्ट ने हमला किया और वो कॉटन के फ्लावर को डैमेज करता था और उसी से कॉटन बनाई जाती थी। तो उन्होंने सोचा यार क्या किया जाए, लेकिन कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं तो पाया गया कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक ऐसी केमिकल, एक प्रोटीन बनाता है जिसे क्राई प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्राई प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये जो क्राई प्रोटीन थी, ये क्राई प्रोटीन बैसिलस thuringiensis से रिलीज होता है। बैसिलस thuringiensis से क्राई प्रोटीन रिलीज होती है। ये क्राई प्रोटीन को अगर वो इंसेक्ट खा लेता था, क्योंकि जब पेड़ खा रहा है बैक्टीरिया से चिपका हुआ है, बैक्टीरिया कितना माइन्यूट सा होता है, तो जब उस इंसेक्ट ने उसको खाया तो इस पे मौजूद क्राई प्रोटीन उस ऑर्गेनिज्म में जाके एक्टिवेट हो गई और जैसे ही वो एक्टिवेट हो गई, वो मर जाता था। उसके गट में पोर्स हो जाते थे और मर जाता था। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना उस बैक्टीरिया के जीन्स को हम यूज करें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू और प्लांट के सीड्स में ही डाल दिया जाए वो चीज। तो प्लांट में वो जीन होगा तो प्लांट वो प्रोटीन बनाएगा और जैसे वो प्रोटीन को खाएगा वो इंसेक्ट मारा जाएगा। एक ये किया। दूसरा क्या किया कि हमने इस बैसिलस thuringiensis को वाटर में मिक्स करके एक सोल्यूशन तैयार किया और पेड़ों पे स्प्रे कर दिया। अब जब स्प्रे हो गया तो जैसे इंसेक्ट उस खाएगा, उसके स्टेम या लीफ को तुरंत क्या हो जाएगा, वो मारा जाएगा। इस तरीके से हमारा बैसिलस thuringiensis के नाम से, इस बैक्टीरिया के नाम से बन गया बीटी और बन गया बीटी कॉटन। हमने इस तरीके से कॉटन को बचाया, बन गया बीटी कॉटन। ऐसे ही बीटी टोमेटो बना है, बीटी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट बैक्लो वायरस की बात करते हैं। देखिए बैक्लो वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होते हैं। पॉलीहेड्रो का मतलब कई टाइप के इनके वायरस के शेप होंगे, पॉलीहेड्रो शेप होंगे। These are the excellent candidate for species specific narrow spectrum insecticidal application। तीन चीजें ना नहीं होंगी आपके लिए, species specific, narrow spectrum, insecticidal application। species specific यानी पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मारेगा, यानी किसी और को मारना चालू कर देगा। नैरो स्पेक्ट्रम पे होगा, बहुत बड़े स्तर पे नहीं मारेगा कि अगर हमने एक इंसेक्ट को टारगेट किया है तो ये दूसरे इंसेक्ट को ही मारना चालू कर दे। एंड थर्ड वन इज इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारने का काम करता है, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। They show no negative impact on plants, plants पे कोई negative impact नहीं है। These are especially desirable when beneficial insects are being conserved to add to overall the integrated pest management में करते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो अच्छा था बैक्लो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस का क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। अब ग्रुप ऑफ वायरस जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होते हैं, बैक्लो वायरस, ये भी यूज किए जा रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो इस पे सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, इस बार तो चांसेस हैं लेकिन उतने चांसेस नहीं, फिर भी पढ़िए, फायदा करेगा। ड्रॉ अ लेबल। अब देखिए बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर हम आपको शो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बाकी बचा था थोड़ा सा जो एडवांस है। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, ये एक डायग्राम है जो कि एक बायोगैस प्लांट को शो करता है। सबसे पहली बात तो एक जमीन के अंदर यानी मिट्टी में अंडरग्राउंड इकट्ठा किया जाएगा और इसको आप नाम देंगे डाइजेस्टर।
इस डाइजेस्टर में इनलेट के लिए एक रास्ता दिया जाएगा जहाँ से हम डंक, वाटर, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो हम डाइजेस्टर में डाल देंगे। इस डाइजेस्टर में हमारे मेथनोजेंस होंगे यानी बैक्टीरिया, मेथनोजेंस जब डाइजेस्ट करेंगे इसको तो गैस रिलीज होगी, मीथेन, हाइड्रोजन और CO2 जैसी गैसें रिलीज होंगी, जिसे हम आपकी बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस को हम एक गैस होल्डर लगा देंगे, जैसे परफ्यूम होता है, जैसे ही गैस होल्डर नीचे की तरफ प्रेस किया जाएगा हमारी गैस बाहर चली जाएगी। और जो स्लज है वो स्लज भी, जब ज़्यादा स्लज हो रहा है तो स्लज को, कचरे को रिमूव भी कर देंगे, हम स्लज को भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हम एक टिपिकल बायोगैस प्लांट को बनाते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करना आसान है, इसलिए मैंने बहुत कलरफुल नहीं, एक स्केचमेटिक डायग्राम है आपका, आसानी से आप इसे बना लेंगे। बीटी कॉटन में देखिए हमने बात कर ली थी, हाउ डज द बीटी कॉटन प्लांट क्रिएटेड एज अ जीएम प्लांट, क्योंकि बीटी कॉटन को आपने यूज किया था, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस को यूज किया था, और जब आपने बैसिलस थ्यूरिजेंसिस को यूज किया था तो सिंपल सी बात है यार, वो जो प्लांट अब हो गया उस प्लांट को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को यूज करके हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस लाते हैं, हम वहाँ पे टर्म यूज करते हैं जीएम, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट। तो जीएम एनिमल और जीएम प्लांट दोनों हो सकते हैं। देखिए डाइजेस्टर में फिर से क्वेश्चन आ गया, बायोगैस वाला क्वेश्चन फिर से लगा हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं लूंगा। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके चलता हूँ जरा, कोई अच्छे क्वेश्चन जहाँ पे नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन मिलता है हमको, हाँ एक क्वेश्चन हमको मिलता है, ओके लेडी बर्ड, ओके लेडी बर्ड पे रखते हैं। तो लेडी बर्ड पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला, हाउ डू लेडी बर्ड बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाइज एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। लेडी बर्ड बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई कैसे बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं। तो देखिए द ऑर्गेनिक, सॉरी सेकंड वाला है द लेडी बर्ड, आ जाओ भाई लेडी बर्ड ऊपर आ जाओ, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। The ladybird beetles and dragonfly feed upon aphids and mosquitoes respectively. ये लेडीबर्ड एफिड्स को खाती है और जो हमारे ड्रैगनफ्लाई है मॉस्किटोज को खा जाते हैं। Hence, they act as bio-control agent. तो ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। आप देखते होंगे बरसात में हमारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं, तो ये पानी में आप देखते हैं, पानी में जाते हैं डिप करके ऊपर चलाते हैं, तो पानी पीने नहीं जाते डिप करने, ये मॉस्किटोज को खाते हैं, क्योंकि मॉस्किटोज के लार्वा वहां मौजूद होते हैं, उनको ये खाते हैं। तो इस तरीके से लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज को खाते हैं, हमारे एफिड्स एंड मॉस्किटोज को खा जाते हैं, और इस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट बनाते हैं। नेम द जीनस, देखिए जीनस पूछ लिया बक्लोवायरस, तो बक्लोवायरस का जीनस क्या है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। पूछा गया क्वेश्चन है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट है। चलिए भाई बढ़िया बात है। तो यहाँ क्वेश्चन को काफी तेजी से बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से नया क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपको, कंट्रोलिंग पेस्ट डिसीज, ठीक है ये तो आप पढ़ चुके हैं, बक्लोवायरस भी हो चुका है। चलिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन ले आए हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा, इस पे बक्लोवायरस पे क्वेश्चन पूरा पूरा मेंशन किया गया है। फिर से क्वेश्चन, why should biological control of pests and pathogens be preferred to the conventional use of chemical pesticides? Explain how the following microbes act as biocontrol agent. Bacillus thuringiensis के बारे में आपने बीटी के नाम से पढ़ा है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्लोवायरस, यानी जीनस ऑफ बैक्लोवायरस था। देखिए बैसिलस thuringiensis को दिया गया है, कैसे टॉक्सिन रिलीज करता था। सारा क्वेश्चन वही आपको मिलना रिपीट करके, क्योंकि आपने वैरायटी इतनी पढ़ ली है कि इसके बाहर से क्वेश्चन आने के सवाल नहीं है, क्वेश्चन इन्हीं के बीच रहेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए दिया गया है, दे आर अवेलेबल स्कैचेस टाइप स्पोर्स व्हिच हैव टू बी मिक्स्ड विद द वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स, इनको बचाना चाहते हैं। बैक्लोवायरस में वही क्वेश्चन दिया गया, दीज आर द एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक narrow spectrum insecticidal application.
दे सो नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स। मैंने सारी लाइन वगैरह लिखी है, तो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्लोवायरस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ, देखिए फिर से क्वेश्चन 2008 में इंडिया में पूछा गया था, रोल ऑफ बैक्लोवायरस। तो बैक्लोवायरस का रोल ये ऊपर ही दिया गया है, अभी आपके आसानी से इसको आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, आपने जो भी देखा अभी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और काफ़ी वैरायटीज़ देख ली और लेक्चर भी हमारा लंबा हो जाता है इसके चक्कर में। तो इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में जो देखा है आपने, आप इतने पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इसके 12 जाए, 100% गारंटी देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दीजिएगा, पेपर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से क्वेश्चन फंस जाना है। तो इस चीज को याद रखिए, और इस चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली हर एक चैप्टर पे पाना चाहते हैं तो हर एक चैप्टर पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लेक्चर सीरीज चल रही है, अब ये लेक्चर सीरीज केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चल रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर मारते रहिए, इससे इस लंबे लंबे लेक्चर को लेने के लिए हम मोटिवेटेड होते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहें। तो चलिए मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर पे, नए चैप्टर पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बाय बाय।